गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजय राज कटारिया। हम स्टडी कर रहे थे नेफ्रॉन के बारे में। उसके बाद में पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट मेल्पिगियन बॉडीज जो था उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। मेल्पिगियन बॉडीज जो था वो टू पार्ट में डिवाइड था। फर्स्ट था बोमन्स कैप्सूल और सेकंड था ग्लोमेरुल्स। इन बोथ बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुल्स जो थे वो मेल्पिगियन बॉडीज को डेवलप कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट था जो नेफ्रॉन का, और इस नेफ्रॉन का जो एंटीरियर पार्ट है वो मेल्पिगियन बॉडीज कहलाता है। गाइस, फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ एक बात कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके उस टॉपिक का नाम लिखे, ताकि मैं उनके लिए वीडियो आपको बना सकूँ, अपलोड कर सकूँ। और अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं बना के अपलोड करूँ यूट्यूब पे तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। हम अब बात करेंगे पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का सेकंड पार्ट कौन सा है। तो नेफ्रॉन का जो सेकंड पार्ट है वो रीनल ट्यूबुल्स होता है। अब रीनल ट्यूबुल्स जो है उसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट उसका होता है नेक, सेकंड पार्ट होता है पीसीटी, थर्ड पार्ट होता है हेनलेस लूप और फोर्थ पार्ट होता है डिस्टल कोनुलेट ट्यूब यानी डीसीटी। इन 4 पार्ट्स के बारे में हम रीनल ट्यूब्स के डिस्कशन करने वाले हैं। तो रीनल ट्यूब्स में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट नेक के बारे में। कि गाइस, पहले आप ये ध्यान दें कि मैंने आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाने का एक फॉर्मूला बताया था कि आपको सबसे पहले करना क्या था कि आपको यू बनाना था। यू बनाने के बाद आपको एम बनाना था, एम के बाद फिर यू बनाना था, फिर एम बनाना था। ये स्ट्रक्चर आपकी नेफ्रॉन की बन जाती है। ठीक है, नेफ्रॉन में 2 पार्ट थे, एक बोमन कैप्सूल और दूसरा ग्लोमेरुल्स। ये जो रेड से मैंने दिखाया था ये ग्लोमेरुल्स होते हैं। ठीक है, और जो ये ग्लोमेरुल्स जिसमें सिचुएटेड है, इंसेक्टेड है, वो पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट बोमन कैप्सूल है। ये क्या है गाइस? बोमन कैप्सूल। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको? ये बोमन कैप्सूल है, यानी कि फर्स्ट पार्ट ये वाला पार्ट कंप्लीटली मेल्पिगियन बॉडी है। ओके गाइस, ये मेल्पिगियन बॉडी है जिसमें 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है ग्लोमेरुलस और दूसरा बोमन्स कैप्सूल। सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं। सेकंड पार्ट है रीनल ट्यूबल्स, जो यहां से स्टार्ट होगा, यहां से, यानी कि बोमन संपुट के जस्ट इनसाइड, नीचे की तरफ, यानी कि बोमन कैप्सूल जो है उसके जस्ट बिहाइंड स्टार्ट होगा आपका रीनल ट्यूबुल। ठीक है, और रीनल ट्यूबुल्स में मैंने आपको पार्ट से भी डिस्कशन करें कि पहला पार्ट नेक होगा, सेकंड पार्ट पीसीटी, थर्ड पार्ट हेनलेस लूप और फोर्थ पार्ट डीसीटी। तो फर्स्ट पार्ट ये जो हिस्सा है यहां से और यहां से यहां तक का जो हिस्सा है ये नेक है, ये नेक होगा आपका नेफ्रॉन का। ठीक है, उसके बाद में यहां से ये जो पार्ट मैंने दिखाया है ये वाला, यहां से यहां तक जो पार्ट है वो पीसीटी पार्ट है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। ठीक है, उसके बाद में यहां से यहां तक ये जो पार्ट है ये हेनलेस लूप है, और हेनलेस लूप में 2 आर्म्स होती हैं गाइस, 2 आर्म्स। पहली आर्म्स होगी ये असेंडिंग, पहली आर्म्स होगी आपकी डिसेंडिंग आर्म्स, और यहां पर सेकंड आर्म्स होगी असेंडिंग आर्म्स। ध्यान रखना गाइस कि अपना जो हेनलेस लूप है उसमें 2 आर्म्स हैं। फर्स्ट आर्म जो जिसमें पीसीटी ओपन होगा वो होगा डिसेंडिंग आर्म, वो पार्ट होगा हेनलेस लूप का, और जहां पर असेंडिंग आर्म ओपन होती है वो जगह होती है आपका डीसीटी। तो ये जगह है डीसीटी यहां तक। उसके बाद में जो पार्ट आता है ये वाला पार्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, इन्हें कलेक्टिंग डक्ट कहेंगे। कलेक्टिंग डक्ट। तो गाइस, आपको नेफ्रॉन के इस पार्ट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो गया है कि फर्स्ट पार्ट आपका है मेल्पिगियन बॉडीज, सेकंड पार्ट आपका है
रीनल ट्यूबुल्स और थर्ड पार्ट आपका है कलेक्टिंग डक्ट्स। इनके अंदर हमने बारी बारी से देख लिया है। अब हम जो हमने बोर्ड पे राइट किया है गाइस, मैंने बोर्ड पे इसलिए राइट किया है ताकि आप नोट्स भी साथ बनाते हुए चलें, वीडियो को समझें और साथ में नोट्स भी आप प्रिपेयर करते रहें, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, नोट्स का प्रॉब्लम होता ही रहता है। और 10th और नीट के लिए 10th 12th और नीट के लिए अच्छी तैयारी आपकी यहाँ पे हो सकती है। जो बच्चे रेगुलर जुड़े हुए हैं उनके लिए नई नई वीडियोज अपलोड हो रही हैं। जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतना नॉलेज आपका बढ़ेगा। तो रीनल ट्यूब्यूल्स में फर्स्ट बात हम करने वाले हैं नेक की, ठीक है। नेक जो है, दिस पार्ट इज ए नैरो स्मॉल, यानी कि यह जो पार्ट है कौन सा, नेक, किसका, रीनल ट्यूब्यूल्स का, ओके। दिस पार्ट इज ए नैरो स्मॉल, कैसा होगा, नैरो एंड स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इसकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी, नली के समान इसकी संरचना होगी, नेक्स्ट टू बोमन कैप्सूल। और कहां स्थित होगा, बोमन जो कैप्सूल है उसके नेक्स्ट, मतलब उसके नीचे, उसके आगे, बोमन कैप्सूल के आगे स्टार्ट जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा, नेक होगा। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि दिस पार्ट इज ए नैरो स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नेक्स्ट टू बोमन कैप्सूल, और बोमन कैप्सूल के जस्ट बाद स्टार्ट होने वाला पार्ट जो होगा वो नेक कहलाएगा, जो पार्ट होगा वो नेक होगा। सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, जिसे पीसीटी भी हम कहते हैं, ओके। पीसीटी कहां से स्टार्ट होगा, दिस स्ट्रक्चर इज ए लॉन्ग थिक कॉइल ट्यूबल्स, ध्यान रखना, दिस स्ट्रक्चर इज ए लॉन्ग मतलब लंबी थिक कॉइल ट्यूबल्स, कुंडलित नलिका है, नेक्स्ट टू नेक। और ये कहां से स्टार्ट हो रही है, जहां नेक आपका खत्म हो रहा है, और नेक कहां से स्टार्ट हो रहा है, आपके बोमन कैप्सूल के जस्ट बाद में, यानी बोमन कैप्सूल के नेक्स्ट में जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो नेक है, और नेक के जस्ट बाद जो पार्ट स्टार्ट होगा वो पीसीटी है। देखिए गाइस, यहां तक आपका क्या है, नेक है, और यहां से जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। तो यहां पर देखिए, दिस स्ट्रक्चर इज ए लॉन्ग थिक कॉइल ट्यूबल्स नेक्स्ट टू नेक, यानी कि नेक के बाद में जो नलिका रूपी स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है वो पीसीटी कहलाती है। अब पीसीटी में हम आगे डिस्कशन करते हैं कि इट इज stratified by cuboidal epithelium, it is stratified by cuboidal epithelium and on its inner, यानी कि किससे बनी होंगी, cuboidal epithelium से बनी होंगी, but and on its inner edge many microvilli, और इसकी इनर वाली सतह जो है किसकी, proximal colonnade tubules की, यानी कि पीसीटी की जो इनर लेयर जो है, यानी कि इनर एज जो है, यानी कि अंदर वाला जो किनारा है उस ट्यूबुल्स का, उसमें मैनी माइक्रोविलीज आर फाउंड, यानी कि मैनी बहुत सारी माइक्रोविलीज प्रेजेंट होंगी। माइक्रोविलीज को सूक्ष्मांक कहा जाता है। ये माइक्रोविलीज क्या करती हैं कि एब्जॉर्प्शन की जो सरफेस है उसको एनकरेज कर देती है। तो गाइस ध्यान देना कि इट इज स्ट्रैटिफाइड बाय क्यूबोइडल एपिथेलियम, ये किससे डेवलप हो रही है, क्यूबोइडल एपिथेलियम से, एंड ऑन इट्स इनर, यानी कि इनकी इनर लेयर में, इनर एज मैनी माइक्रोविलीज आर फाउंड which together the ब्रूस बॉर्डर, और वो किसका निर्माण कर रही है, ब्रूस बॉर्डर का। गाइस इसको अंडरलाइन कर लेना कि मैनी माइक्रोविलीज जो होती हैं वो ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करती है, यानी ब्रूस बॉर्डर को डेवलप करती हैं। तो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रूस बॉर्डर किससे डेवलप हो रहा होता है, तो माइक्रोविलीज से, और माइक्रोविलीज कहां से स्टार्ट हो रही है, क्यूबोइडल एपिथेलियम से वो बन रही है। लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है पीसीटी के अंदर कि पीसीटी जो है ना, उसकी इनर जो साइड है उसमें मैनी माइक्रोविलीज प्रेजेंट होते हैं, और वो माइक्रोविलीज टुगेदर साथ होकर ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं पीसीटी के अंदर कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलीज, मतलब माइक्रोविलीज की उपस्थिति में, प्रेजेंस में, द एब्जॉर्प्शन सरफेस इज एनकरेज्ड, तो एब्जॉर्प्शन की जो सरफेस है पीसीटी के अंदर वो एनकरेज हो जाती है। गाइस समझ में आया यहाँ पर कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलीज की प्रेजेंस के अंदर द एब्जॉर्प्शन सरफेस इज एनकरेज्ड, तो एब्जॉर्प्शन की जो सरफेस है वो एनकरेज हो जाती है। लेकिन गाइस आपको ध्यान यहाँ पर एक बात का और देना है कि पीसीटी के अंदर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है। कैसे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस ह्यूमन बॉडी में दो जगह होती है, यानी टू पार्ट्स में होती है, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पीसीटी। बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा कि जो हमारा फूड का डाइजेशन हुआ है, डाइजेशन के बाद जो अब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन में जो प्रोसेस होती है, स्पेशली इंटेस्टाइन जो है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके ड्यूटेनियम पार्ट में ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फूड का ना डाइजेशन हो रहा है ना अब्जॉर्प्शन हो रहा है, ओनली केवल जो प्लाज्मा में बोमन कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुल्स है उसके अंदर जो फिल्टर हुआ प्लाज्मा है उसके अंदर प्रेजेंट एनी कंटेंट्स एलिमेंट्स जो हैं उनका यहाँ पर रीऑब्जर्वेशन होता है,
यानी रीअब्जॉर्प्शन वहां पर यहाँ पर होगा किसमें, पीसीटी के अंदर। तो बॉडी में 2 ही पार्ट ऐसे हैं जहां पर अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। पहला पार्ट है आपका ड्यूडेनियम और सेकंड पार्ट है पीसीटी। तो गाइस इसको रिमेंबर रखना अपने माइंड में। यानी कि हमने क्या कहा कि डू 2% ऑफ माइक्रोविलीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस इज इंक्रीज्ड। अब यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान में देनी है कि माइक्रोविलीज जो है ना, ये एब्जॉर्प्शन की सरफेस को तो एनकरेज कर रहे हैं, लेकिन किस बेस पे, इनके पीछे क्या उद्देश्य है, कि क्या कारण है कि ये एब्जॉर्प्शन की सरफेस को बढ़ा रहे हैं। कारण इसका इनका ये है कि ये जो माइक्रोविलीज हैं इनमें मेनी टाइप्स के माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया करते क्या है इनके अंदर, वो माइटोकॉन्ड्रिया इनको एटीपी प्रोवाइड करवाते हैं, यानी एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे जो एब्जॉर्प्शन की सरफेस है वो एनकरेज हो जाती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ग्लूकोज है उसमें क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है। क्रेब्स साइकिल जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में होती है तो वहां पर ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एटीपी ही ह्यूमन बॉडी का एनर्जी सोर्स है। ओके, यानी कि अपनी सेल्स को क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। और वो एटीपी वो किससे प्राप्त करती है, ग्लूकोज से। और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कहां पर होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो गाइस आगे बात करते हैं, दीस सेल्स हैव मच मोर माइटोकॉन्ड्रियाज। यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया है कि दीस सेल्स, कौन सी सेल्स, माइक्रोविलीज सेल्स या कुबोइडल एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो दीस सेल्स हैव मेनी मोर माइटोकॉन्ड्रिया, इन सेल्स में मेनी यानी बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं, विच प्रोवाइड एनर्जी, वो इनको एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं फॉर एक्टिव एब्जॉर्प्शन, और सक्रिय एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए वो इनको एटीपी प्रोवाइड करवाते हैं या एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। इन दिस पार्ट 2/3 पार्ट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज रीअब्जॉर्ब्ड। यहां पर एक क्वेश्चन बन गया है, क्वेश्चन बनता ही है कि ये जो माइक्रोविलीज है या पीसीटी जो है वो, गाइस इसको रिपीट कर रहा हूं मैं, कि these cells have much more mitochondria, इन सेल्स के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, which provide energy, जो उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, कि फॉर एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए, एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इन दिस पार्ट, यानी किस पार्ट में, पीसीटी पार्ट में, इन दिस पार्ट यानी कि पीसीटी पार्ट में 2/3 पार्ट ऑफ, यानी कि 2/3, ध्यान देना, 2/3, 2 बटे 3, 2/3 पार्ट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड, यानी कि जो अपना ग्लोमेरुलर है, यानी ग्लोमेरुलस जो है उसमें जितना भी प्लाज्मा या सॉल्यूशन जो वहां पर आया है उसका 2/3 पार्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज रीअब्जॉर्ब्ड। तो पीसीटी के अंदर 2/3 भाग अब्जॉर्ब हो जाता है टोटल सॉल्यूशन का। तो गाइस पीसीटी के अंदर 2/3 पार्ट जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का वो वहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट की, रीनल ट्यूबुल्स में पहला नेक हो गया, दूसरा पीसीटी हो गया। इंपॉर्टेंट है ये, मैं यहाँ पर इसके 2 क्वेश्चंस आपको और बता देता हूं कि पीसीटी के अंदर यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के अंदर ग्लूकोज का ग्लूकोज अमीनो एसिड्स एंड विटामिन सी का 100% ऑब्जर्वेशन होता है या ऑब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि जो पीसीटी है उसके अंदर सोडियम का, कैल्शियम और पोटेशियम का लगभग 75% ऑब्जॉर्प्शन होता है। तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि 100% किनका ऑब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी के अंदर। तो गाइस नॉर्मली आपको आंसर क्या देना है कि ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का एंड विटामिन सी का। क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ दिया जाए कि 75% पीसीटी के अंदर किसका ऑब्जॉर्प्शन होता है, तो आपको आंसर क्या देना होगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का। तो गाइस यहाँ पर अपना पीसीटी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड बात कर रहे हैं हेनलेज लूप का। जो हेनलेज लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है, देखिए आपका जो पीसीटी है वो ओपन होगा हेनलेज लूप के अंदर, और हेनलेज लूप के किस पार्ट के अंदर, डिसेंडिंग पार्ट के अंदर। तो गाइस देखना, हेनलेज लूप हम देखते हैं, इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस का मिडिल पार्ट होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, सिचुएटेड नेक्स्ट टू प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स, और ये कहां सिचुएटेड होगा, पीसीटी के नेक्स्ट यानी पीसीटी के आगे। थिन एंड ऑफ यू शेप, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, यू शेप होगी। नेक्स्ट बात करते हैं शेप्ड ट्यूबुलर पार्ट, ये यू शेप का एक पार्ट है और ये सिचुएटेड होगा पीसीटी के आगे। कार्ड हेनलेज लूप, और वो हेनलेज लूप कहलाएगा। तो गाइस समझ में आया कि इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस का मिडिल पार्ट होता है। इट सिचुएटेड नेक्स्ट टू पीसीटी, और ये पीसीटी के आगे सिचुएटेड होता है। थिन एंड ऑफ यू शेप ट्यूबुल्स, और इसकी स्ट्रक्चर यू शेप होती है, वो हेनलेज लूप कहलाता है। अब हेनलेज लूप जो आगे देखते हैं कि इट इज डिफरेंशिएटेड
into two arms, यानी कि ये टू पार्ट में यानी कि टू आर्म्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट है डिसेंडिंग आर्म्स और सेकंड है असेंडिंग आर्म्स, यानी कि जो आपका हेनलेज लूप है, हेनलेज लूप डिफरेंशिएटेड इनटू टू आर्म्स। फर्स्ट आर्म होगी डिसेंडिंग आर्म्स और सेकंड है असेंडिंग आर्म्स। अब हम आगे बात करते हैं हेनलेज लूप के। द पीसीटी ओपन्स इन डिसेंडिंग आर्म। तो यहाँ गाइस यहाँ देखना, पीसीटी यहाँ तक है, ओपन किस में हो रहा है, हेनलेज लूप के फर्स्ट आर्म में, और उस फर्स्ट आर्म का नाम है डिसेंडिंग आर्म। तो देखिए द पीसीटी ओपन्स इन डिसेंडिंग आर्म, पीसीटी किस में ओपन होगा, डिसेंडिंग आर्म से ओपन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिसेंडिंग आर्म्स इज लाइंड इनसाइड बाय स्केली एपिथेलियम, और डिसेंडिंग आर्म्स इज लाइंड बाय ये स्केली एपिथेलियम से डेवलप्ड है। नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं कि द असेंडिंग आर्म्स ओपन्स इन डीसीटी। अब देखिए सेकंड पार्ट हेनलेज लूप का है असेंडिंग आर्म्स। असेंडिंग आर्म्स किस में ओपन हो रही हैं, डीसीटी में, यानी डिस्टल कोनुलेटेड ट्यूबुल्स के अंदर वो ओपन हो रही हैं। तो देखिए द असेंडिंग आर्म्स ओपन्स इन डीसीटी एंड इट्स वॉल इज थिक एंड लाइंड बाय क्यूबोइडल एपिथेलियल्स, और ये किससे डेवलप हो रही होंगी, क्यूबोइडल एपिथेलियल से। क्वेश्चन बन जाता है कि अपना हेनलेज लूप का जो असेंडिंग आर्म्स है वो किस में ओपन होता है, तो डीसीटी के अंदर। क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाता है कि डिसेंडिंग जो आर्म है उसमें कौन सा पार्ट ओपन हो रहा होता है, तो पीसीटी। अब हम फोर्थ बात करने वाले हैं डिस्टल कोनुलेटेड ट्यूबुल्स के, यानी कि डीसीटी ट्यूबुल्स के बारे में। तो देखिए द असेंडिंग आर्म्स किसका पार्ट, लूप्स हेनले का, यानी हेनलेज लूप का जो पार्ट है असेंडिंग, वो ओपन होगा आपके डीसीटी के अंदर। तो गाइस ध्यान से देखना इसको कि द असेंडिंग आर्म ऑफ हेनलेज लूप, यानी कि हेनलेज लूप का असेंडिंग पार्ट ओपन्स इन डीसीटी, किसमें ओपन होगा, डीसीटी के अंदर, which is situated in the cortex region of kidney, और वो कहाँ सिचुएट होता है, कौन, डीसीटी। मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से कि ये डीसीटी जो पार्ट है इसमें असेंडिंग आर्म किसकी, हेनलेज लूप की आके ओपन होती है, ठीक है, और ये डीसीटी जो है ये सिचुएटेड होता है किडनी के कोर्टेक्स रीजन में। गाइस यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीसीटी जो ट्यूबुल्स है वो किडनी के किस रीजन में सिचुएटेड होती है, तो कोर्टेक्स के अंदर। इसको अंडरलाइन कर लेना कि इट सिचुएटेड इन द कोर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी। गाइस यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि डीसीटी जो पार्ट है नेफ्रॉन का, उसमें कितना परसेंट, हाउ मेनी परसेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी कंटेंट, यानी कि किन का कितना परसेंट यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। तो मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को कि सोडियम का और क्लोरीन का, स्पेशली सोडियम एंड क्लोरीन का डीसीटी के अंदर 19% एब्जॉर्प्शन होता है। कैसा वाला, री एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन गाइस मैं आपको आपके हेनलेज लूप के दो क्वेश्चंस को सोल्व कर देता हूं कि डिसेंडिंग आर्म्स जो है ये केवल H2O को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि हेनलेज लूप का डिसेंडिंग जो पार्ट है वो केवल H2O को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि डिसेंडिंग जो लेयर है या आर्म्स जो है वो ओनली H2O के लिए परमेबियल है, बट एनी कंटेंट के लिए वो परमेबियल नहीं है। जबकि असेंडिंग आर्म्स में वो H2O के लिए परमेबल नहीं है, बाकी एनी कंटेंट के लिए वो या एनी एलिमेंट्स के लिए परमेबल होती है। तो ध्यान रखना ये दोनों जो डिसेंडिंग आर्म्स और असेंडिंग आर्म्स हैं ये दोनों के अगेंस्ट कार्य करती हैं। डिसेंडिंग आर्म्स में केवल H2O को ही भेजा जा सकता है, जबकि असेंडिंग आर्म में H2O को नहीं भेज सकते, उसमें से H2O का फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। डीसीटी में हम आगे बात करते हैं कि दिस पोर्शन इज आल्सो लाइंड बाय क्यूबोइडल एपिथेलियल लाइक पीसीटी, यानी कि ये जो पोर्शन है ये भी पीसीटी की तरह क्यूबोइडल एपिथेलियल से ही डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कि माइक्रोविलेज आर नॉट फाउंड ऑन दीस सेल्स। हमारे पीसीटी में हमने क्या देखा था कि पीसीटी के अंदर माइक्रोविलेज प्रेजेंट थी जो एब्जॉर्प्शन की सरफेस को एनकरेज कर रही थी, जबकि डीसीटी के अंदर माइक्रोविलेज प्रेजेंट नहीं होती। फिर भी डीसीटी के अंदर 19% सोडियम का और क्लोरीन का एब्जॉर्प्शन होता है। ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसा पार्ट कौन सा है जहां पर माइक्रोविलेज प्रेजेंट ना होने के बावजूद भी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, तो डीसीटी। हाउ मेनी, 19% सोडियम और क्लोरीन का एब्जॉर्प्शन डीसीटी ट्यूबुल्स के अंदर होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं थर्ड पार्ट की, जो अपना पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में थर्ड पार्ट है, कलेक्टिंग डक्ट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि the DCT of glomerule opens in collecting duct। DCT जो है
वो ओपन होगा कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। देखिए दैट DCT ऑफ ग्लोमेरुलर ओपन्स इन कलेक्टिंग ट्यूबल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेवेरल ग्लोमेरुलस ओपन इन ईच कलेक्टिंग ट्यूबल्स, यानी कि बहुत सारे जो ग्लोमेरुलस हैं वो ओपन होते हैं किसमें, कलेक्टिंग ट्यूबल्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि मेनी कलेक्टिंग ट्यूबल्स, यानी बहुत सारे कलेक्टिंग ट्यूबल्स टुगेदर फॉर्म ए सिंगल थिक मैन कलेक्टिंग ट्यूबल्स। बहुत सारी कलेक्टिंग ट्यूबल्स एक साथ जुड़कर एक मोटी मैन कलेक्टिंग डक्ट बनाती हैं, उसे कहते हैं डक्ट ऑफ बिलेनी। इसको आप ध्यान रखना और इसको अंडरलाइन करना। इसी टॉपिक में कंसल्ट करने वाला हूं कि मैनी कलेक्टिंग ट्यूबल्स, यानी बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर या ट्यूबल्स मिलकर क्या बनाती हैं, एक सिंगल थिक मैन कलेक्टिंग ट्यूबल्स, एक मोटी कलेक्टिंग ट्यूबल्स बनाती हैं। यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी कलेक्टिंग ट्यूबल्स मिलकर क्या बनाएंगी, एक मोटी कलेक्टिंग ट्यूबल्स बनाएंगी, जिसे हम क्या कहेंगे, डक्ट ऑफ बिलेनी। ध्यान रखना, इस टॉपिक को आप ध्यान से देखेंगे कि मेनी कलेक्टिंग ट्यूबल्स टुगेदर फॉर्म ए सिंगल थिक मैन कलेक्टिंग ट्यूबल व्हिच इज कॉल्ड डक्ट ऑफ बिलेनी। ओके गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दीज ट्यूबल्स ओपन इन पेल्विस। और ये डक्ट ऑफ बिलेनी जो है किससे बनी है, मेनी ग्लोमेरुलर जो ओपन हो रहे थे कलेक्टिंग ट्यूबल्स से, वो बहुत सारी कलेक्टिंग ट्यूबल्स मिलकर एक मोटी कलेक्टिंग ट्यूबल्स बना रही थी, जिसे हमने डक्ट ऑफ बिलेनी कहा है। और ये डक्ट ऑफ जो बिलेनी है ये ओपन होती है किडनी के पेल्विस पार्ट में। तो हम आगे देखते हैं कि दीज ट्यूबल्स ओपन इन पेल्विस ऑफ द किडनी। ओके गाइस, कि ये जो डक्ट ऑफ बिलेनी है ये कहां पर ओपन होगी, पेल्विस पार्ट में, यानी किडनी के पेल्विस पार्ट में ये ओपन होगी, विच इज द वाइड फ्यूनल शेप पार्ट ऑफ यूट्रस। अब ये जो पेल्विस है ये आपके यूरेटर का फ्यूनल शेप्ड भाग है, यानी कि कीप नुमा भाग है। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि दीज ट्यूबल्स, कौन सी ट्यूबल्स, डक्ट ऑफ बिलेनी ओपन होगी पेल्विस में, और पेल्विस कहां है, किडनी के अंदर। ठीक है, यानी कि दीज ट्यूबल्स ओपन इन पेल्विस ऑफ द किडनी, यानी कि डक्ट ऑफ बिलेनी किडनी के पेल्विस में ओपन होती हैं, विच इज द वाइड फ्यूनल शेप्ड पार्ट ऑफ यूरेटर। और जो ये पेल्विस जो है ना, यूरेटर का फ्यूनल शेप्ड पार्ट होता है, यानी कीपनुमा पार्ट होता है, और ये जो कीपनुमा पार्ट है यूरेटर में ओपन होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट आर सिचुएटेड इन द पिरामिड्स ऑफ किडनी। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं यह कहां सिचुएटेड होंगी, पिरामिड्स ऑफ किडनी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि द कलेक्टिंग ट्यूबल्स आर लाइंड बाय सिंगल लेयर्ड ग्लोमेरुलर एपिथेलियर। ठीक है, जो कलेक्टिंग ट्यूबल्स हैं आर लाइंड बाय सिंगल लेयर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यानी कि जिस प्रकार से ये कलेक्टिंग ट्यूबल्स है ना वो सिंगल लेयर किसकी, ग्लैंडुलर एपिथेलियल से वो कवर्ड रहती हैं या डेवलप होती हैं, उनके चारों ओर सराउंडेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम का कवर होगा, लेकिन सिंगल लेयर होगा। तो गाइस हमने यहाँ पर आज कंप्लीटली पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का डिस्कशन हमने कर लिया है।